हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 2 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीगेन्ड द टाइटल एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब फिर से हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर हांगकांग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्री है हांगकांग। आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बैंकूर बेस्ड Public Policy Research Organization Fraser Institute's latest report titled Economic Freedom of the World 2024 Annual Report, Hong Kong, a special administrative region, People's Republic of China, with the rating of 8.58, has reclaimed the title as the world's largest freest economy from Singapore, which has been ranked second position with the overall score of 8.55. इसके साथ ही इंडिया की बात करें इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग बाय 3 प्लेसेस। 2023 की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 87 और 2024 में इंडिया की रैंकिंग है 84th और ओवरऑल जो रेटिंग है वो है 6.58। And according to the report, the global average economic freedom ratings for all jurisdictions increased from 6.19 to 6.80 between 2000 and 2029. तो आप ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक फ्रीडम जो इंडेक्स है इसमें फर्स्ट प्लेस पर है हांगकांग और सेकंड प्लेस पर है सिंगापुर, थर्ड प्लेस पर है स्विट्जरलैंड और इसमें भारत की रैंकिंग है 84th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the bilateral naval exercise conducted by the Indian Navy and Royal Navy of Oman off the coast of Goa from 13th to 18th of October 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान द्वारा 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर आयोजित जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नाशिम अल बहर, एक्सरसाइज ककारू, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज या फिर पर्वत प्रहार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंडियन नेवी और जो ओमान की नेवी है, इन दोनों जो कंट्रीज की नेवीज हैं उनके मध्य जो एक्सरसाइज आयोजित की गई उसका नाम है नशिम अल बहर। आप देख सकते हैं, द इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान सक्सेसफुली कंडक्टेड नासिम अल बहर द इंडो ओमान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज ऑफ गोवा's coast from 13th to 18th of October 2024, and the exercise enhanced interoperability and understanding of each other's best practices. And this exercise, Nasim Al Bahar, is also known as Sea Breeze. So the exercise was held in 2 phases, the harbor phase from 13th to 15th of October 2024 and the sea phase from 16th to 18th of October 2024. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently signed the Digital Infrastructure Growth Initiative for India framework? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किन देशों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं रशिया एंड चाइना, सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया,
थर्ड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, या फिर न्यूजीलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। यहां पर आपको उन देशों का नाम बताना है जिन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया साइंड द डिजी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन इंडिया। Partner agencies include the US International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation, and Korea Exim Bank. So the initiative aims to collaborate with the Indian private companies in sectors like 5G, Open RAN, submarine cables, optical fiber networks, data centers, smart cities, e-commerce, AI, and quantum technology. So India's digital public infrastructure, including Aadhaar, UPI, and data sharing systems, enabled 80% financial inclusion and supported 87% of poor households during COVID-19. So DPI can boost economic growth by 33% and accelerate emission reduction by up to 10 years. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which bank was awarded the title of Best Bank in India for 2024 by Global Finance Magazine? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस देश को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एक्सिस बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा जो बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो है एसबीआई। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ड्यूरिंग द 31st annual Best Bank Awards held in Washington. So SBI Chairman C.S. Setty received the award acknowledging the bank's commitment to exceptional service and promoting financial inclusion across India. And this award reflects SBI's ability to win customer trust and highlights its consistent efforts in providing quality banking services. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first writers village been inaugurated. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहां पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु, या फिर जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया है देहरादून में। आप देख सकते हैं इंडिया इज सेट टू इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट एवर राइटर्स विलेज near Dehradun, a unique initiative spearheaded by former Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank. So the Writers Village aims to create a dedicated space for writers and artists to collaborate and cultivate their creativity, fostering a community that values literary talent. So the festival will see participation from writers, artists, and cultural figures from over 65 countries with the representatives from 40 countries attending on site. So this gathering aims to facilitate cultural exchange. आप ध्यान रखेंगे भारत का जो पहला राइटर्स विलेज है वो इनॉग्रेट किया जाएगा देहरादून में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
In the context of India's growing defense sector, which countries have emerged as the top clients for India's defense export? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के बढ़ते रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में कौन से देश भारत के रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष ग्राहक बनकर उभरे हैं? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रशिया, जापान एंड ब्राजील। सेकंड, यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया। थर्ड, यूके, जर्मनी एंड इजराइल। या फिर कनाडा, इटली एंड साउथ अफ्रीका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो टॉप क्लाइंट्स हैं फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स वो है यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया। आप देख सकते हैं, India has made significant strides in defense exports, with the US, France, and Armenia emerging as its top three customers. And Indian defense exports have surged to 1.27 lakh crore rupees in the last fiscal year, up from 46,429 crore in 2014 and 15. So the country is now exporting military equipments to over 100 nations, highlighting its growing global presence in defense manufacturing. And exports to the US include a large volume of aircraft and helicopter parts supplied to major defense contractors such as Lockheed Martin and Boeing. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which BRICS country recently decided not to join China's Belt and Road Initiative following India's earlier decision? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस ब्रिक्स देश ने भारत के पूर्व निर्णय के अनुसरण में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं रशिया, यूएई, ब्राजील या फिर ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है ब्राजील। आप देख सकते हैं, Brazil has become the second BRICS country after India not to join China's Belt and Road Initiative. Brazil, led by President Lula da Silva, decided against joining China's Belt and Road Initiative. So the decision aims to explore alternative collaborations with China without signing an accession contract, and Brazil's approach reflects a desire to maintain independence while strengthening ties with China. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the nationwide campaign that was launched by the PM Modi on the eve of 9th Ayurveda Day celebration? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। सेकंड, स्वस्थ जीवन सुखमय जीवन। थर्ड, रोग से दूर रहो सेहतमंद रहो। या फिर स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग, स्वस्थ आहार और व्यायाम। यहां पर आपको बताना है, 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह पर जो पीएम मोदी ने अभियान शुरू किया उस अभियान का नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस अभियान का नाम है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi launched the देश का प्रकृति परीक्षण अभियान on 29th of October 2024, aiming to raise health awareness among citizens, and it focuses on health awareness and education.
So this campaign was launched in conjunction with several health sector initiatives, and the initiative is aimed at promoting healthy facility practices across India. And it is a part of a broader effort to improve healthcare services and infrastructure nationwide. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding मैथिली लैंग्वेज। यहाँ पर मैथिली भाषा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैथिली इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड, Maithili has been accorded the status of a classical language by the Government of India. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है मैथिली लैंग्वेज से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। देख सकते हैं, Maithili was included in the 8th schedule of the Constitution as a recognized Indian language in 2003. And Maithili has not been granted classical language status by the Government of India. The proposal for classical status was not forwarded by the Bihar government, which is a requirement for consideration. So the decision to accord classical language status is made by the Union Cabinet following the recommendations of the Linguistics Expert Committee. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently signed an MOU with the Indian Railways to enhance technological collaboration and infrastructure modernization in October 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने अक्टूबर 2024 में तकनीकी सहयोग और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन या फिर जापान। को बताना है भारतीय रेल के साथ तकनीकी सहयोग और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए किस देश ने समझौता किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये समझौता हुआ है स्विट्जरलैंड और इंडियन रेलवेज के मध्य। आप देख सकते हैं, Indian Railways signed an MOU with the Switzerland's Federal Department of the Environment, Transport and Communications to enhance technical cooperation. So the MOU aims to improve Indian Railways in the areas such as technology sharing, track maintenance and infrastructure modernization. Switzerland will share its advanced railway technology to improve Indian Railways' operational efficiency and safety standards. And the collaboration includes areas like railway electrification, station modernization, and tunneling technology. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Does the Protected Planet Report 2024 reveal about the progress towards the 30x30 target from the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, संरक्षित ग्रह रिपोर्ट 2024 कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के 30x30 लक्ष्य की दिशा में प्रगति के बारे में क्या बताती है? आपके ऑप्शंस हैं 25% of territorial and 10% of marine areas are protected. Second, 17.6% of terrestrial and
8.4% of marine areas are protected. Third, 51 countries have achieved 30% marine protection या फिर all countries meet the 30 into 30 targets. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. So, according to the Protected Planet Report 2024, 17.6% टेरिटोरियल and 8.4% मरीन एरियाज प्रोटेक्टेड किए जा चुके हैं अभी तक. आप देख सकते हैं. The Protected Planet Report 2024 was released during the COP16 tracking progress since the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework was adopted at COP15 in 2022. So, a key aim is the 30 into 30 target, which seeks to protect 30% of land and marine areas by 2030. So, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम करंट प्रोग्रेस की बात करें तो the 17.6% of terrestrial and inland waters are protected while 8.4% of marine areas are under protection. To meet the 30 into 30 target, land protection needs to double and marine protection must triple by 2030. Until now, 51 countries exceed the 30% protection target for land, while 31 countries meet this target at sea. आप ध्यान रखेंगे, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है 2022 में. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Recent increase in dearness allowance was approved for central government employees and pensioners. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में हाल ही में कितनी वृद्धि को मंजूरी दी गई है. आपके ऑप्शन है 2%, 3%, 4% या फिर 5%. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये जो वृद्धि की गई है वो की गई है 3% की. आप देख सकते हैं, the union government has announced an additional 3% dearness relief for central government pensioners, increasing the total from 50% to 53% of their basic pension. So this increase was approved on October 16th, 2024 and is effective from 1st of July 2024. So pensioners will receive arrears for the past 4 months due to this hike. The Department of Pension and Pensioners Welfare issued the order on 30th of October 2024 confirming the entitlement for all central government and family pensioners. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.